अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, माली साल 2024 ता 25 का इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया। अगर हम मेजर नंबर्स की बात करें तो हुकूमत बड़े टारगेट्स पूरे करने में नाकाम दिखाई दी। इकॉनमी की ग्रोथ की बात की जाए तो जो टारगेट 3.6% था वो 2.68% रहा। मेजर डाउनफॉल हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में नज़र आया, जहां टारगेट 2% का था मगर अचीव 0.6% ही हो सका, जो कि एक ज़रूरी मुल्क होने की वजह से हमारे लिए काफ़ी तशवीश का बायस है। और इसके साथ साथ अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इस साल भी FBR टैक्स वसूलियों का टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गया, जबकि अगले माली साल के लिए इस टारगेट में मज़ीद इजाफा किया गया, जो कि तकरीबन 14,000 अरब से ज़ायद का हदफ है। अब सवाल ये है कि पिछले साल की कारकर्दगी को देखते हुए ये पॉसिबल है। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात का भी ऐलान किया। इसके अलावा अगर हम LSM सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो वो भी -1.5% रही। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि गुज़श्ता साल GDP की शरह में इजाफा हुआ है, फ़ी का आमदनी भी बढ़ गई, पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन में भी कमी वाक़ई हुई। उन्होंने पावर सेक्टर का ख़ुसूसी ज़िक्र किया और कहा कि पावर सेक्टर में एक साल में तारीख़ी रिकवरी सामने आई। गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने के लिए 1.27 ट्रिलियन रुपए के गर्दिशी कर्ज़े के हल के लिए बैंक से मुआहदा भी किया गया। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हवाले से भी काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। अब कल हुकूमत अगले माली साल का बजट बिल पेश करने जा रही है, जिसमें सैलरीड क्लास को मामूली रिलीफ देने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि IMF की सिफारिश पर एग्रीकल्चरल इनकम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जबकि फ्रीलांस इनकम को भी टैक्स दायरा कार में लाने का इम्कान है। इसी तरह कैशलेस इकॉनमी के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिजिटल अदायगी की तजवीज़ रखने की बात की जा रही है। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से कौन से टारगेट पूरे करने में कामयाब हुई और GDP ग्रोथ के हवाले से भी जो दावा किया जा रहा था, क्या यह दावा दुरुस्त है या सिर्फ एक दावा ही है। और जिस तरह हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है और हम इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हैं, इस स्टेटमेंट में कितनी हकीकत है और कल पेश किए जाने वाले बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान भी है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों माहिर मुआशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जो हमने आज इकनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स देखे हैं, इसके मुताबिक जो इकनॉमिक ग्रोथ का टारगेट था गवर्नमेंट वो अचीव कर नहीं सकी, लेकिन साथ साथ वज़ीर ख़जाना ये भी बात करते हुए दिखाई दिए कि अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी 2.8% रहा है, हमारा 2.7% है, तो इतना तो लैग नहीं कर रहे पीछे हम। हाउ डू यू सी दी स्टैटिस्टिक्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस जो इकोनॉमिक सर्वे है कुछ उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने में नज़र आई। ऑब्वियसली बहुत से अहदाफ हमने मिस किए, जिसकी वजूहात भी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस सर्वे में भी मौजूद है, लेकिन उसका आलमी स्टैटिस्टिक्स के साथ तनाज़ुर जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो डेवलप्ड इकॉनमीज जो है वो तो 1-1.5% GDP ग्रोथ हासिल करके भी अपनी जो टारगेट परफॉर्मेंस है और अपने जो अपने ग्रोथ टारगेट्स उनको अचीव किए बैठे होते हैं। हम जिस खत्ते में मौजूद हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, हमें कंसिस्टेंटली या तो एक बड़ी ग्रोथ जो है 5% से ऊपर वो चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान के केस में पॉसिबल नहीं थी। स्पेशली जब हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो शायद उसकी वजह ये बताना ज़्यादा बेहतर होता है कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त तरीके से मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हासिल की है, जिसकी वजह से हमारे कुछ टारगेट्स जो हैं वो मिस हुए हैं। एग्रीकल्चर जैसे अगर आप देखते हैं तो बड़ा क्लियर है, एग्रीकल्चर में दो तरह के हमारे साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक तो गंदम की जो सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस करके गंदम का ना खरीदना जो था उसने काश्तकार को हिट किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि अगली जो फसलें थी खरीफ की, जिसमें चावल और कपास और कमात की फसलें थी, काश्तकार को चूँकि गंदम पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसके पास अगली फसलों के लिए इनपुट भी खरीदने के लिए भी रकम नहीं थी, और वो हमने देखा कि एक विशेष साइकिल चला जिसने कि सारी जो एग्रीकल्चर की GDP परफॉर्मेंस थी उसको बुरे तरीके से मुतासर किया। इसी तरीके से जब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो उसमें
गो क्या पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पे है, लेकिन उससे पहले मुसलसल 1.5 साल 22% पे रहा है। और 22% इंटरेस्ट रेट और हाई एनर्जी कॉस्ट पे जाहिर है कि इंडस्ट्री का परफॉर्म करना जो था वो मुश्किल था। और ये दो बुनियादी वजूहत थी जिनकी वजह से हम जो है ज़राअत और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो थी वो हासिल नहीं हुई। लेकिन अगेन मैं दोहराता हूँ कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए फ़ायदा उसका ये है कि हम एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हैं, और उसमें ये 2.8% की ग्रोथ जो है, ये कोई 7% की ग्रोथ, ये कोई बुरी ग्रोथ नहीं है, बशर्ते ये कि इस प्रोग्राम को अगले साल भी हम चलाते जाएं। अच्छा, मतलब कंटिन्यू इसको करना जो है वो ज़रूरी है, मुकम्मल करना। इस पे खाकान साहब जो बात आबिद साहब भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की मिसाल है कि कभी 6+ की ग्रोथ हुआ करती थी, अब 1% से भी नीचे नज़र आ रही है। तो जहाँ पर ये मिक्स्ड स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको किसी भी तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। जो टारगेट था वो 3.6 का था, नेक्स्ट ईयर के लिए 4.2 का टारगेट है। ये रियलिस्टिक है? आपको लगता है कि अचीव हो सकता है ये? पाकिस्तान को अगर आप ग्रोथ के ज़ाविये से देखें तो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान को आपने गुड फॉर ग्रोथ करना है। पहले तो इसको समझिए, ग्रोथ तो लाजिम व मलजूम है अगर हमने अपने पावर्टी को डेंट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को डेंट करना है। ये दो ही तरीके हैं ना जो सबसे बड़ा रिलीफ लोगों को देते हैं। इसके लिए मैक्रो स्टेबलाइजेशन एक प्री रिक्विजिट है, बट इट्स नॉट एन इनफ कंडीशन। जो इकोनॉमिक सर्वे के अहदाफ हैं वो क्लियरली ये शो करते हैं कि आईएमएफ की एंगेजमेंट के मुताबिक स्टेबलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? अफरात ज़र उम्मीद से ज्यादा नीचे आ गई है, बैरूनी खसारा उम्मीद से ज्यादा संभल गया है, बल्कि एक सरप्लस में आ गया है, विच मीन्स इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस योर रेमिटेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हो गई है, और चूंकि डॉलर की फरावानी है तो रुपए की कदर में कोई कमजोरी नहीं दिखाई दी, बल्कि एक्सचेंज रेट लार्जली 280-82 पे स्टेबल रहा है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी हैज बिहेव्ड इन द लास्ट 1 ईयर। पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन सीमेंट हो गई है, बट उस 1 ईयर में आपने क्या अपने इस टाइम पीरियड को यूज किया कि आपको जो एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है उसको तब्दील कर दिया जाए? तो एक इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि 13.5% की कमी है 3 मेजर क्रॉप्स में, यानी कि वीट, कॉटन और मेज में। पिछले साल से जब मैं कंपेयर करूं तो 13.5% की गिरावट है। ये सबसे ज्यादा जिसे कहेंगे अनकंफर्टेबल चीज है, बिकॉज इसका ताल्लुक आईएमएफ से नहीं है, हमारी अपनी पैदावारी सलाहियत से, हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट से, हमारी अपनी यील्ड से, हमारे अपने जो पॉलिसीज इन दीज 3 एरियाज रही हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिसीज इन द बजट। सो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ दिखाई जा रही है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की 8.8% प्लस कंस्ट्रक्शन की, ये दोनों इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं। एक आप अंदाजा लगाइए कि जब आप फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। तो जो टैक्स का इंपैक्ट था पिछले साल का 45% का, वो भी इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखा रहा है। ये बड़ा ही यूजफुल डॉक्यूमेंट इस दफा साबित हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट 10 दिन पहले रिलीज हो जाता ना, तो जो कल का बजट है उसमें एडजस्टमेंट्स दिखाई देनी चाहिए। मुजम्मिल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कितनी इफादियत है इस डॉक्यूमेंट की। हम सिर्फ इसको आदादो शुमार का गोरख धंधा ना कहें, हम ये कहें, और मैंने तो आपको अभी 2 ही मेजर फिगर से प्रूव किया है कि इनको डेंट करने के लिए मैं क्या करता। 45% बोझ है मैन्युफैक्चरिंग पे इस वक्त टैक्स का। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी लार्ज स्केल जो है सुकड़ रही है, मेरी जो इस वक्त लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं चल रही है। नई की बात तो मैं छोड़ दूं, तो मैं उसको कैसे कल एडजस्ट करूं अपनी पॉलिसीज को? मैं कल पीएसडीपी पूरे मुल्क का मिला जुला के 4000 बिलियन, ये पाकिस्तान की तारीख का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कल 5 हुकूमतें आपको देने जा रही हैं। अच्छा। इसको कैसे मैंने टारगेट करना है कि मेरी कॉटन, मेरी मेज, मेरी राइस, मेरी वीट की जो पैदावारी सलाहियत है
जो गिर रही है वो R&D से, वो वाटर मैनेजमेंट से, वो लाइनिंग ऑफ कैनाल से, वो बेहतर जो बीज की अवेलेबिलिटी है उससे, वो बेहतर फार्म टू मार्केट रोड्स, बड़ी रोड्स को छोड़कर ये सारे काम कैसे होने हैं। सो आपको दो तो मैंने बड़े क्लियर टेकअवेज बताए हैं, गोइंग फ्रॉम वेयर यू वर टू वेयर यू कैन बी आफ्टर रीडिंग द सर्वे। और तीसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने BISP का जो प्रोग्राम है वो 593 अरब रुपए या 600 अरब रुपए इस साल खत्म किया, उसको अगले साल आप 10 मिलियन की बजाय 10.5 मिलियन हाउस होल्ड्स पे लेके जाएं, क्योंकि पॉवर्टी के ऐसे फिगर्स आ रहे हैं जो कि दिखाई ये दे रहा है कि हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है टू टारगेट दीज पीपल। ठीक, यकीनन जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ़ी क्रूशल ये डॉक्यूमेंट है। कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वफाकी वज़ीर हैं बहरी अमूर के। कैसर साहब, आपका भी ये जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पॉवर्टी का जिक्र किया अभी खाकान साहब ने भी, स्टैगरिंग नंबर है 44% की अगर हम बात करें ओवरऑल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये इसका तकरीबन मतलब यही है कि हर दो में से एक शख्स जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाने का ख़दशा जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में। तो इसके लिए फिर हुकूमत को लॉन्गर रन में क्या इकदाम करने पड़ेंगे? ये माइक्रो मैनेज तो नहीं हो सकता मसला, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। और इजाफा क्यों होता जा रहा है इस नंबर में? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि हमारा सारा इंतज़ार जो है वो इसी तरफ होना चाहिए। जो लेटेस्ट फिगर आई है उसमें एक वजह तो खैर ये है कि कुछ उसकी जो आमदन के टारगेट को बढ़ाया गया, जो पहले था उससे ज्यादा रखा गया, लेकिन ये एक परचेजिंग पावर के हिसाब से भी है। लेकिन ये इसी के ऊपर सारा एम्फेसिस होना है बजट का। हमारे यहाँ ये नंबर बहुत ज्यादा है और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट से ये भी तो फैसला करना चाहिए। अगरचे हम उसका अमाउंट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट ये नहीं निकल रहा कि वो जो पॉवर्टी का फिगर है ये लोगों को कोई वो उस पे हो जाए, क्योंकि वो ये इतना वो कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जिससे वो कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो मेन तो अब ये भी जो करनी है कि कोई ऐसा छोटा मोटा जो SME सेक्टर में कोई कर्जे जो है वो बहुत कम है अभी भी। कोई कुल टोटल कर्जे का सिर्फ 6% टोटल बैंकों के कर्जे का SMEs को मिलता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। तो वो अपने तौर पे कोई बिजनेस शुरू करें, कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, इसी तरफ भी हमें ठीक है बेनजीर इनकम सपोर्ट में हम काफी फंड दे रहे हैं, लेकिन उस फंड से कोई ये नहीं निकल रहा कि हमारी पॉवर्टी कम हो रही है। पॉवर्टी तो और बढ़ रही है, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त कहा, और ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत ज्यादा है। तो इसमें अभी हमें इसी तरफ तवज्जो देनी है। हमारी गवर्नमेंट के पास अभी तक कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट में कुछ जॉब मिल सके, या गवर्नमेंट और बिजनेस भी गवर्नमेंट का अब काम नहीं रहा कि गवर्नमेंट बिजनेस करे। वो तो अभी हमें इसी तरफ तवज्जो देनी है कि, और यही हम जोर दे, मैं तो हमेशा यही जोर देता हूँ कि उनके कर्जे को उनके पास फंड नहीं है हमारे जो SMEs को मिलने के लिए। और SMEs बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई तकरीबन 60% इसमें एम्प्लॉयमेंट होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या चाहे इंडस्ट्री और ट्रेड में हो। तो इसी की तरफ ज्यादा सारा रुझान इस बजट में होना चाहिए। ठीक है, वो हम जो तरक्याती प्रोग्राम है बड़ा है, लेकिन उसमें भी सेंट्रल तो तरक्याती प्रोग्राम पिछले साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो फंड रखे भी गए थे वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। अब नया भी अगर 1000 अरब के करीब नया फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, तो वो तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उससे हम ये जो रिजल्ट निकल रहा है। इस वजह से हमारी इकानमी क्योंकि ओवरऑल सुकड़ रही है, जैसे खुद खाकान नजीब साहब ने बताया कि ना बड़ी इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई बढ़ोतरी मिली, और इसी तरह हमारी एग्रीकल्चर की अगर कैसर साहब अगर आप कह रहे हैं कि श्रिंक हो रही है इकॉनमी, तो वजीर ख़जाना साहब तो इसके कॉन्ट्ररी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरुस्त समत में जा रहे हैं, हमने दुनिया को सरप्राइज कर दिया, हमारी डायरेक्शन मैंने ये नहीं कहा कि हमारी इकानमी श्रिंक हो रही, मैं कह रहा हूँ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसकी फिगर हुई ना सामने आई एग्रीकल्चर की, हमारे कुछ सेक्टर्स में इजाफा। ओवरऑल तो हमारी इकानमी ने ग्रो किया है ना, लेकिन वो रिक्वायर्ड ग्रोथ नहीं है। 2-2.5%, 3%, अभी अगले साल 4.5% का टारगेट रख रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ ऐसी नहीं है कि हमें देखो ना, चाइना जैसा मुल्क जिसको जो कि हमें एक वक्त में, मैं आपको कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया 72 में, उन लोगों को
कई जगह पे हमने बताया कि कारोबार की सूरत हाल क्या है। अब उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो अभी हमें ज्यादा एम्फोसिस तो यही करना है ना, किस तरह ये जो गुर्बत बढ़ रही है उसका मदावा किया जाए। इकॉनमी में साइज बढ़ नहीं रहा, जो हमारा जो टारगेट, आबादी बढ़ रही है, साथ आबादी बढ़ गई। बांग्लादेश जब अलग हुआ, अलग मुल्क बने, तो उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी। आज उनकी आबादी 16-17 करोड़ है और हमारी आबादी 24 करोड़ हो गई। जब आबादी बढ़ती रहेगी तो जो कोई इजाफा भी होगा इकॉनमी में, वो तो सारा जो तादाद आबादी के बढ़ने की वो उसमें कम हो जाएगा ना। तो लोगों को पर कैपिटा तो बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलमान साहब, जो बात अभी कैसर अहमद शेख साहब कर रहे थे कि बेशक हमने 4% का फिगर रख लिया आगे, और पॉवर्टी की भी जो डिस्कशन है, अब इसमें पाकिस्तान को अग्रेरियन इकॉनमी कहा जाता था। अब जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 6.4% से गिर के 0.56% पे एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ आ चुकी है। गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी वाक़ई हो चुकी है। तो फिर एक तरफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, और प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। इसको कौन फिक्स करेगा, कैसे फिक्स करेंगे? सलमान साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। आई थिंक बात ये है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक निज़ाम है ये अब फेल हो चुका है। आपकी 25-26 IMF प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो मुर्दा हालत में हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब्स नहीं बन रही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका इतना खराब हो चुका है कि आपके अंदरूनी मुल्क जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और वो बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रहा। तो इस वक्त तो इकोनॉमी जो है एक इंटेंसिव केयर यूनिट में है। ऊपर से बड़ी सेहतमंद लगती है कि आप सरप्लस भी दे रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, आपने जो IMF प्रोग्राम के तहत है प्राइमरी सरप्लस भी दे दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम ने पड़ी है सारी की सारी। और उसके साथ पाकिस्तान के यूथ बल्ज पे जो हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख नए रोजगार के मौके देने चाहिए, ये कोई रोजगार नहीं है। नहीं सलमान साहब, अभी सलमान साहब, वो कैसर साहब यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है कि जॉब क्रिएशन कर सके। इस पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट में बिल्कुल कैपेसिटी है कि इकोसिस्टम को चेंज करें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करें, डीरेगुलेशन करें, हुकूमत के जो 50 डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इनको कम करके 20 डिविजन्स करें। बाकी जो है वो सारे प्रोविंशियल काम है जो फेडरल गवर्नमेंट में जिनका होना जरूरी नहीं है। आप अपने अखराजात कम करेंगे, डीरेगुलेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करें। आपके पास इतने अदारे पड़े हैं, उनको आप प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए। अगर आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है फाइनेंस, तो वो ब्यूरोक्रेट नहीं अब कर सकता। हमने देख लिया है कि ये पेट्रनेज की जो पॉलिटिक्स है और पेट्रनेज की जो इकोनॉमिक्स है, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही कर दी है। तो आई थिंक कि ये अगर 25 IMF प्रोग्राम के बाद भी हमें इस चीज की समझ नहीं आई, और वज़ीर खजाना अभी भी बिजनेस एज यूजुअल पे चले हुए हैं, और अभी भी वो समझते हैं कि क्योंकि उनको IMF लोन दे रहा है तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा, तो ये बड़ी गलतफहमी है। देखिए आपका एनर्जी सेक्टर जो है उसने पाकिस्तान की तकरीबन दिवालिया निकाल दी है। पाकिस्तान की अवाम को उसने बिल्कुल नंगा कर दिया इन द वे कि उनके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, उनके पास कपड़ा के पैसे नहीं है, जूते नहीं पहन सकते, बच्चे खुराक नहीं दे सकते, स्टंटिंग जो है वो आसमान पे चढ़ गई है। तो इकोसिस्टम तो खत्म हो चुका है।
और फाइनेंस मिनिस्टर अगर इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं तो उनका फर्ज बनता है कि फिर इस इकोनॉमिक सिस्टम को तब्दील करें। बातें तो वो करते हैं कि मैं राइट साइज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह अगर आप देख लें कि तकरीबन अब ये पिछले 3 साल में ये तीसरा IMF प्रोग्राम है। पहले मिर्जा साहब का आया, फिर दार साहब का आया, फिर का आया, तो वही स्टोरी चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आई थिंक कि अब टाइम आ गया रिफॉर्म्स का। जो बात वो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म समझने की जरूरत है कि बहुत उसमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन अ वे है कि वो हुकूमत की बजाय प्राइवेट सेक्टर को सामने लाने की बात है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट तो GDP रेशियो जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम है। और वो मेरा ख्याल अगर फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी मिला लें तो मुश्किल से 10-11% बनती है। ठीक। और हमें कम से कम 30% चाहिए इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो। ठीक है, पॉइंट आ गया। मतलब आपको पूरा माहौल चेंज करने की जरूरत है। मतलब सरमायाकारी की जो कमी है वो अफेक्ट कर रही है गवर्नमेंट को। इस पे आबिद साहब, ये जो स्टैट्स हैं कि 44.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और एक तरफ ये भी स्टैटिस्टिक शेयर किया गया है कि $144 का इजाफा हुआ है पर कैपिटा इनकम में, तो ये मिथ नहीं है इसमें? इसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल व्हेन ओवरऑल पॉवर्टी इंक्रीज़ कर रही है? जी, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली काफ़ी अरसे से पॉवर्टी का नंबर शेयर नहीं किए। सिर्फ इसी इकोनॉमिक सर्वे में नहीं, बल्कि अगर आप पिछले 5-6 साल से देखें तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता था कि बेरोज़गार अफराद की तादाद कितनी है और कितने लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं, वो हुकूमत ने अदाद शुमार शो करना बंद कर दिए हुए हैं। अभी जो ये 44.7 का नंबर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पे वर्ल्ड बैंक की जो बेस लाइन है वो चेंज हुई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं जो कि लोअर इनकम कंट्रीज़, वहाँ पे जो बेस लाइन है वो बदल दी गई। और वज़ीर ख़जाना से जब इसके बारे में सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वर्ल्ड बैंक की ये मेथोडोलॉजी अभी देखी नहीं, मैं इसको देखूंगा कि वो किस तरीके से उन्होंने उसकी बेस लाइन जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने शायद हमारे मारूजी हालात जो है वो नहीं देखे। उसके मुताबिक जो नई बेस लाइन है 1200 रुपये जो है वो फीकस से ज़्यादा अगर आपकी आमदनी है रोज़ाना की तो आप खतरे गुर्बत से ऊपर है, वरना आप और आबिद साहब एक और पॉइंट यहाँ पर ये कि जो BISP की बात हुई पहले, आपको लगता है ये सोल्यूशन है पॉवर्टी ख़त्म करने का? वो अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है ना कि गिव अ मैन अ फिश एंड ही विल ईट फॉर अ डे एंड टीच अ मैन टू फिश ही विल ईट फॉर अ लाइफ टाइम। तो स्किल कैसे दिया जाएगा? 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। मैं चूँकि खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये आपकी इनकम को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, ये 10 से 12% एडिशनल इनकम जो है वो आपको देता है। अब ये आपकी मिसाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी है कि अगर उस मैन को फिशिंग सिखाते सिखाते उसकी वैसे ही ज़िंदगी जो है वो भूख के मारे ख़त्म हो जाए, तो उसको जो इमीडिएट सोल्यूशन है वो तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम जो है ये हल नहीं है, लेकिन ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो ट्रांजिट में, जब तक कि आपकी मईशत इस काबिल नहीं हो जाती कि तमाम अफराद को एक एक्टिवली वो इकॉनमी में हिस्सा लेने के काबिल बना दें, या जब तक कि मतलब मोमेंटरी सोल्यूशन हुआ ना, ये लॉन्ग टर्म तो ना हुआ। हाँ, तो जाहिर है कि जो इनकम सपोर्ट है और इसका होना बड़ा ज़रूरी है, यानी हमें इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि जो स्पेशली नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री इसकी सर्वे किया गया, उसके बाद इसकी टारगेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है कि सिर्फ मुस्तहकीन को ही एक ख़ास जो स्टाइपेंड है वो मिल रहा होता है, और अगर वो ना हो, यानी आप खुद सोचिए कि अगर किसी की माहाना आमदनी जो है वो 10,000 रुपये है और उसको हर महीने अगर 2-2.5 हज़ार भी मिल रहा है तो उसको 25% अपनी माहाना आमदनी के बराबर मिल रहा है। और ये इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में बहुत से आपको कुनबे मिल जाएंगे यहाँ पे कि ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब तक सोल्यूशन देर पा नहीं आता इसकी अहमियत जो है वो बहरहाल अपनी जगह कायम है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खाकान साहब, ये जो बात इससे पहले सलमान साहब ने भी जिस तरह इशारा किया, पॉलिटिकल क्लास का एलीट कैप्चर भी एक बड़ा मसला है। टैक्स नहीं कर सकते उनको, जिस तरह से हमने अभी ये स्टैटिस्टिक्स देखे हैं कि तकरीबन 500 अरब रुपए से ज़ायद का जो टैक्स है वो सैलरीड क्लास नहीं दिया है, जो 200% ज़्यादा टैक्स देती है इंपोर्टर से। तो इसका क्या करेगी हुकूमत अगर 1000 अरब रुपए का आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में? पंजाब की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि मज़ीद टैक्स ना करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं। ये कर सकती है? कैपेसिटी है हुकूमत में ये रिफॉर्म करने की? तो मुज़म्मिल, आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सामने रख दी। देखें, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो कल बजट का टेल विंड है ना, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मतलब ईद के आखिरी दिन द गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन, ये जो एक प्री रिक्विजिट है, वो मौजूद है। नंबर 2, इस वक्त आप इंटरेस्ट देखें तो कहीं 11% पे आ गया है, मार्कअप रेट जिसको कहते हैं। तीसरा, कुछ बिजली की कीमत में आपको एक 7 रुपए की कमी दिखाई दी है। इंडस्ट्री $2-2.5 अरब की जो लगी थी वो इस वक्त पड़ी हुई है, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब मौका क्या है? मौका यह है कि आपको एक इंटरनेशनल 10 मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की और टेल विंड दे दिया है। ऑयल प्राइसेस सबड्यूड हैं दुनिया में, रेमिटेंसेस 38 अरब डॉलर पे हैं। उन्होंने आपका जो ट्रेड गैप है उसको बहुत हद तक मीट करके करंट अकाउंट को संभाल लिया। मुझे कोई बताए कि इस टेल विंड में कल बहुत ही साउंड इकोनॉमिक थॉट का बजट आ सकता है। जो ये जो मसला है ना कि इनकम सपोर्ट, तो जैसे एक्सप्लेन हुआ हम उन वल्नरेबल सेगमेंट्स में, पर असल रिलीफ ये है कि गुड फॉर ग्रोथ पाकिस्तान को किस तरह बनाना है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, जो पाकिस्तान इकोनॉमी का पहिया इंडस्ट्री का 45% टैक्स पे नहीं चल रहा, उसको लोअर करना। इनकम जो आपकी है, लेट्स से मुजम्मिल सबसे अच्छे एंकर हैं पाकिस्तान के, सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में, मैं पहले आपसे 38% टैक्स लूंगा, उसके ऊपर 10% और टैक्स लूंगा। यानी कि मैं अगर आपसे 48-49% टैक्स लूंगा तो मुझे डर है कि आप दुबई ना चले जाएं। सो आपको हिट करना है। फिर 50,000 रुपए तक जिससे मैं टैक्स ले रहा हूं, उसको मैं कहूं कि यार इससे ऊपर मैं जो टैक्स लेता हूं या मैं 75,000 से ऊपर लूंगा या लाख से ऊपर लूंगा। ये रियल रिलीफ मेजर्स हैं। फिर यार सबसे बड़ी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपके प्रोग्राम के थ्रू हमें कल अपना जो प्यूनिटिव यानी कि पनिशमेंट का माइंडसेट है कि अगर मुजम्मिल जो है वो नॉन फाइलर है, मैं उससे 4% एडिशनल सेल्स टैक्स लूंगा, 2.5% एक और टैक्स लगाऊं, इससे निकल के ये कहूं कि अगर मुजम्मिल जो है वो रास्त QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक से पेमेंट्स लेता है, तो मैं उसको 18 की बजाय 16% टैक्स। You have to really gain, traction tomorrow by changing ये जो punishment का mindset है into a mindset where आप incentivize करना शुरू करें कि जो 140 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकोनॉमी है और जो 13.8% का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है, इन दो को कल किस तरह टारगेट कर रहे हैं। अब हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, ये सब हमें क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये नंबर मौजूद हैं। कल आई थिंक बहुत बड़ा चांस है 78 साल हिस्ट्री में इतनी टेल विंड, और मैं पिछले 22 साल के बजट देख रहा हूं पाकिस्तान के, हुकूमत में भी और हुकूमत से पहले भी, पाकिस्तान को इतने इकट्ठे टेल विंड्स जो हैं वो नहीं मिली हैं। अब अगर कल हम साउंड इकोनॉमिक थॉट को ना अब मसलन एक मिसाल दूं, कल 1400 अरब की सब्सिडी अनाउंस होगी। मुझे कोई बताए कि ये क्यों सब्सिडी देते हैं जो 200 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है। आप कहें भाई अगर तेरी इनकम कम है, अगर बहन तेरी इनकम कम है, तुझे हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे थ्रू दी नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जिसका आबिद भाई जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान इज अ डेटा रिच कंट्री। टुमारो वी मस्ट सी कि उस डेटे को और इकोनॉमिक सर्वे के नंबरों को हम यूज कर रहे हो इनटू अ ट्रांसफॉर्मेटिव बजट। आखिरी बात, ये दुरुस्त बात है डॉक्टर सलमान की कि एक्सपेंडिचर साइड को ऑस्टेरिटी से मत कंफ्यूज करें। ऑस्टेरिटी इज समथिंग डिफरेंट। मतलब मैं पानी बिजली नहीं कम कर रहा किसी की, मैं ये कर रहा हूं कि ये मेरा काम नहीं है वो मैं सूबों को करने दूं। इनकम सपोर्ट में मेरा काम नहीं है मैं पॉवर्टी को सूबों से शेयर करूं। मेरा काम नहीं है अनटारगेटेड सब्सिडी का मैं टारगेटेड में जाऊं। कहने का मकसद यह है कि आज जो अभी मैंने 5 मिनट की गुफ्तगू की है, इसका कोई ताल्लुक ऑस्टेरिटी से नहीं है, इसका उस एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से ताल्लुक है जो स्टेट ने आगाज भी किया है। PWD बंद किया, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंद की, पास्को बंद किया, 1.5 लाख नौकरियां बंद की। वी गिव अ पैट एट द बैक ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसको कल जोर से क्वांटिफाइबल नंबर से दिखाइए ताकि जो उम्मीद
बंधी है लोगों को एक इन्फ्लेशन को नीचे जाने की, वो बंधे कि अब हुकूमत अपने खर्चे कम करके एक स्पेस क्रिएट कर रही है कि बैंक मुजम्मिल को कर्जा दें ताकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ना शुरू हो। ये है आज की जो सारी हमारी गुफ्तगू हमने सुनी और जो हमने पढ़ाई की, और आई इन दी एंड बिकॉज मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के नंबरों को छोड़ के बहुत अच्छा इकोनॉमिक सर्वे जिसमें डिटेल में मैं सब पाकिस्तानी यंग रिसर्चर्स को कहता हूं कि इसको जाके पढ़िए ताकि आपको समझ आए कि इकोनॉमी के खद्दो खाल क्या हैं और सेक्टोरली आगे कैसे चलना है। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी जो है आप जो बात कर रहे हैं सलमान साहब, जिस तरह आपने पहले कहा कि आपको तो ये पूरा साइकिल ऑफ फेलियर के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, रिपीटेड IMF प्रोग्राम्स और उससे फिर रिकवरी नहीं हो पा रही, ऑस्टेरिटी की बात हुई, राइट साइजिंग की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन जिस तरह से नजीब साहब कह रहे हैं कि अगर मैक्रो स्टेबलाइजेशन मौजूद है और हमारे पास टेलविंड्स भी हैं जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने कहा बताया, अग्री करते हैं आप इससे? देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना ये एज इज नहीं चल सकता, और इसलिए मैं खाकान से एग्री नहीं करता कि इसी निज़ाम से आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे जो हमें चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो FDR है वो उसका एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉन्फिडेंस है उस पे पाकिस्तान के टैक्स पेयर का, उस पे पाकिस्तान की बिजनेसेस का, पाकिस्तान के अवाम का। तो वो अदारा जो है उसकी बड़ी डीप रिफॉर्म्स चाहिए, ना सिर्फ उसको टोटली डिजिटाइज करने की ज़रूरत है बट उसको टोटली पर्ज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको बहुत आसान निज़ाम बनाना पड़ेगा। आपने अजीबोगरीब एक बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स का निज़ाम बनाया हुआ जिसको चेंज किए बगैर आगे काम नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है कि आपका जो बिजली का निज़ाम है वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं चल सकता। पाकिस्तान को उसने तबाह कर दिया, उसने पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया, उसने पाकिस्तान के अवाम को गरीब कर दिया, और पाकिस्तान में जो पॉवर्टी इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं वो आपके बिजली के निज़ाम का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो एक ऐसा निज़ाम है जिसने पाकिस्तान को नॉन कम्पिटिटिव कर दिया पूरी दुनिया में। साहब, IPPs के साथ जो रीनेगोशिएशन हुई उसके बावजूद आपको यही लगता है कि फायदा नहीं है उसका? जी बिल्कुल, आई मीन वो तो उनके मुंह में जीरे वाली बात है ना। देखें, पाकिस्तान का जो बिजली का निज़ाम है इसको आपने प्राइवेट उसमें कन्वर्ट करना है, प्राइवेट जो कंपेटिटिव मार्केट बनाने की जरूरत है ना, कि जो मैं एज अ टैक्स पेयर और एज अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि भाई एक बंदा मुझे बिजली महंगी दे रहा है तो मैं दूसरी सस्ती बिजली कहीं से खरीद सकूं या मैं अपनी बिजली बना सकूं। अब तो सोलर आ गया है तो हुकूमत का पूरा जोर है कि सोलर को भी फेल कर दिया जाए। सो FBR की टोटल रिफॉर्म चाहिए, एनर्जी सेक्टर की टोटल रिफॉर्म चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की टोटल रिफॉर्म चाहिए। जो बात हुई 40 डिविजन्स बना के बैठे हुए हैं, 15-20 में काम चल सकता है, बाकी जो है वो सूबों का काम है, उधर होना चाहिए। तो ये रिफॉर्म कोई करने को तैयार नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है, पेट्रनेज इकोनॉमी है, इसको अब आप चेंज किए बगैर आगे काम नहीं चल सकता। आप टिंकर कर सकते हैं, हो सकता है 1 साल गुजार भी लें, लेकिन पाकिस्तान एज अ इकोनॉमिक पावर उस वक्त उठेगा जब ये निज़ाम, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को आप चेंज करेंगे, एक मार्केट इकोनॉमी आप बनाएंगे, रिसोर्स एलोकेशन मार्केट बेसिस पे होगी, प्राइसिंग जो है मैकेनिज्म मार्केट में बनेगा, एक्सचेंज रेट आपका मार्केट से चलेगा, तो फिर एक आपकी जेनरिक किस्म की इकोनॉमी बनेगी जो सलमान साहब, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल पे रिफॉर्म कौन करेगा ना? ये सारी पॉलिटिकल क्लास तो एक ही इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती है। 20 साल से तो रिफॉर्म हमने नहीं की ना, तो अब करने का वक्त आ गया है। अगर दुनिया ने ये रिफॉर्म सारी कर ली थी जब बर्लिन की दीवार गिरी है, तो अब उसको भी तो 30-35 साल हो गए हैं ना, तो वो ये रिफॉर्म्स अब अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल, इट्स हाई टाइम, जिस तरह से आप कह रहे हैं। खाकान साहब, लास्ट मिनट है, आपकी तरफ आता हूँ। ये कैशलेस इकॉनमी की तरफ आपने भी इशारा किया इससे पहले कि जो लोग डिजिटल वे से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके लिए रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं वो बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड मशीनें सिर्फ 50,000 है मुल्क में, और जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानें हैं, वो 50 लाख से ज़ायद हैं।
तो इस नंबर को भी तो ब्रिज करना है ना। कैशलेस इकॉनमी की तजवीज़ तो दे दी जाती है, उसके लिए मैकेनिज्म तो मौजूद ही नहीं है ऑन ग्राउंड। 9,400 अरब कैश इन सर्कुलेशन है पाकिस्तान में, और ये हाईली डिस्कम्फर्टिंग होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी के लिए कि ये इतना बड़ा फिगर हो। पाकिस्तान में बहुत काम हुआ जिसमें, एंड यू नो आई बीन पार्ट ऑफ द टीम, रास्ट QR कोड बनाए। आप मुझे 1 सेकंड में अपनी बिल की पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग योर फोन एंड यूजिंग एन ऐप दैट इज अवेलेबल एट एवरी मेजर बैंक। सो एक तो मैं ये कहता हूं कि हमें समझना है, हमें तालीम और तरबियत करनी है कि दूसरा दुनिया भर में बाय चेक भी होता है, मतलब आप ID कार्ड दें, चेक दें, पेमेंट हो सकती है। तीसरा डेबिट कार्ड। फिर हमने एक आसान अकाउंट बनाया। कहने का मकसद यह है कि मैं कल ही नहीं समझता कि यह सब कुछ हो जाएगा, पर अगले 1 से 3 साल में देखते हुए कि जो फोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में है, और ये याद रखिए कि ये वो मुल्क है जिसकी 23 साल मीडियन एज है, अंग्रेजी समझते हैं। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द पाकिस्तान पॉपुलेशन। ये डिजिटलाइजेशन जो है, अगर हम अपने इस कैश इकोनॉमी की करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो इश्यूज है ना, ये मीट होते चले जाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहूं, मैंने यही कहा है कि कल बहुत बड़ा चांस है टू प्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव बजट। जो बाकी एनर्जी सेक्टर और ये रिफॉर्म्स हैं, ये बजट से हट के हैं, वो तो करने ही चाहिए, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। ट्रू, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल का जो चांस है उससे रिलीफ मिल सकता है आवाम को, और एक समत जो है वो उसका तयन किया जा सकता है। सब्सिडीज जो हैं वो बिजली की सब्सिडीज है ना, और सब आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बजट में आपका रिफॉर्म एजेंडा कहीं ना कहीं पे सर उठाता है। उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि उसको दबाने की एनर्जी सेक्टर को भी आप कह रहे हैं रिफॉर्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, शाह साहब, खाकान नजीब साहब, आबिद सुधारी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।